नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर और इंतजार में परिवार की। जी हां, रूस और यूक्रेन के चल रहे विवाद के बीच भारत के कई लोग यूक्रेन में ही फंस गए हैं, जिन्हें वापस लाने की तैयारी भारत सरकार कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के करीब 188 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें लेकर परिजन चिंतित हैं। उत्तराखंड प्रशासन भी जद्दोजहद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में बिगड़े माहौल में खौफनाक वक्त काट रहे उत्तराखंड के लोगों को अब आस है कि किस तरह से अपने वतन लौट आए। तो वहीं दूसरी ओर परिजन भी सही सलामत अपने बच्चों को देखने के लिए बेताब हैं। इसी को लेकर आज रूस यूक्रेन का वार इंतजार में परिवार पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हेलो, आई एम आकांक्षा। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और हम अभी यूक्रेन में ही है। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ कोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेरनिवित्सी इन यूक्रेन एंड हमारे वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड अभी हमें बस से रोमानिया बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है बिकॉज रोमानिया बॉर्डर भी हमारा नियरेस्ट बॉर्डर है। तो हमारे अभी लिस्ट वाइज बच्चों का इवैक्यूएशन हो रहा है। लकीली आई वॉज इन द फर्स्ट लिस्ट एंड फर्स्ट लिस्ट में 240 स्टूडेंट्स का नाम था। उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी से अभी ये है कि हमारी एम्बेसी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी है, सबने मिलकर हमारे अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं और 4 बसेस में हम 240 स्टूडेंट्स को अभी रोमानिया बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है एंड वहाँ पहुँचाने के बाद हमें शायद जल्दी एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। सो मैं भी फ़िलहाल बस में हूँ। इसका कोई साल देखिए ना, अगर चाहें तो कह सकते थे यूएन को भी आप वहाँ प्लेबिसाइट करा लो, जनमंत्रण करा लो वहाँ पर, ताकि पता लगे क्यों चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो अलग है। लेकिन यूटिलिटी कह दिया इन्होंने, नहीं साहब वो तो चाहते हैं कि अलग, और वहाँ के लोगों ने भी खुशियाँ मना ली जो दिखाया टीवी पर। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। लेकिन फिर भी जैसा भारत ने उनको एडवाइस किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि देखिए थोड़ा संयम बरतिए और ऐसा नहीं कीजिए कि ताकि ज़्यादा लोग मर जाएं या वैसा हो, और इससे बहुत नुकसान, उनको भी नुकसान होगा और बाकी दुनिया को भी नुकसान होगा और भारतवर्ष को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ऑयल के रेट एकदम बढ़ेंगे और चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे तो जनता को दिक्कत तो होगी। गोले बारूद और बम के धमाकों की गरज से दहले दिलों के साथ यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीयों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा है जो वहां पर पढ़ने गए थे। और इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। इसी वजह से अब भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन को तेज किया जा रहा है। एक तरफ स्टेशन, बंकरों, स्कूल और बेसमेंट जैसे इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर छात्रों के हालात खराब हैं, तो वहीं इन लोगों का इंतजार कर रहे अभिभावकों का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड के करीब 188 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। उनके परिजन सलामती की दुआएं कर रहे हैं और वहीं सरकार से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत वापस ले आएं। सन्नाटा छाया हुआ है। इनको क्या रखा है कि आप सब लोग जितने हैं वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या जो बंकर्स है नज़दीक में आपके, वहाँ चले जाओ। तो रात भर वहीं मेट्रो स्टेशन बंकर में बैठी हुई है तो लगती है। बच्चा बाहर फंसा हुआ है, स्थिति आने की बन रही है, एयर स्पेस बंद है। अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले फटाफट बच्चों को बुलाए। तो यूक्रेन की सरकार कुछ मदद कर रही है वहाँ पे जो भारतीय नागरिकता से हो ना, अभी तो सच तो अभी कुछ वो नहीं है। बस केवल जो इनके मेंटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनके थ्रू वहाँ गए हैं वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनको जो करना है। सुनने में आया है कि आपकी बेटियाँ जो वहाँ बंकर बने हुए हैं उनमें जाने के लिए उनको आदेशित किया है, उसी में रह रही है। तो हाँ, वो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है पूरा, वहाँ उसमें रह रहे हैं। जो आज सुबह मेरी बेटी से बात हुई थी, वो सुबह 9 बजे हमने उसको कॉल किया था, तो उस वक्त वो सोई हुई थी, अपने कपड़ों में ही वो लोग सो जा रहे हैं और खाना उन्होंने सब अपने बैग में रखा है। खाने से लेकर के मेडिकल से लेकर के एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो चीज़ उन्होंने अपने बैग में रखी है, वो अपने बगली में रखा है उन्होंने। और उनको बस ये है कि कभी भी अटैक हो सकता है करके उनको चिंता बहुत लगी है।
तो चिंता तो बहुत लगी है। जिस हिसाब से रशियन आर्मी बढ़ रही है आगे, तो बहुत चिंता लग रही है। होने को तो वो इवानो फ्रैंकोविच में रहती है, जहां अभी थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लग रही है कि क्या पता रशियन आर्मी उस साइड को भी अटैक कर दे जिस साइड को ये बच्चे हैं। तो इसलिए चिंता बहुत लग रही है। रात भर हम सोए नहीं है, समाचार ही समाचार देखने में लगे हैं। न खाना ढंग से खा पाए हैं न कुछ। और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो उनसे कोई हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है कि हम अपनी बेटी के बारे में उनको जानकारी दे सकें। हाँ, डीएम स्तर पे तो जरूर थोड़ा सा हुआ है कि उन लोगों ने जो फ़ोन नंबर भेजे थे उस पर हमने जानकारी दी है। रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए शासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि उत्तराखंड के 188 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है। विदेश मंत्रालय उन्हें बाहर निकालने के जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर 112 पर अब तक 151 नागरिकों के फंसे होने की जानकारी मिली है और इसमें से सबसे ज्यादा 43 देहरादून जिले के हैं। राज्य और भारत सरकार की प्राथमिकता यही है कि यूक्रेन में फंसे इन लोगों को किसी न किसी तरीके से वापस भारत लाया जाए। तो वहीं विपक्ष भी सरकार से छात्रों को वापस सही सलामत लाने की अपील कर रहा है। आज यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं वो बहुत ही चिंता का विषय हैं और हमारे उत्तराखंड के भी तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं धामी जी से अपील करती हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और केंद्र सरकार पर भी दबाव डालें और वहाँ से उन बच्चों को सुरक्षित वापस उत्तराखंड लाने के लिए जो वो कर सकते हैं वो करें। इस समय धामी जी उत्तराखंड के अभिभावक हैं और हम और हमारे सारा उत्तराखंड उन बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो धामी जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को हम लोग सकुशल वापस उत्तराखंड, वापस भारत लेकर आ पाए। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। नहीं, नोडल अधिकारी बनाए अभी तक 188 लोगों ने, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उनके अभिभावकों ने, उन्होंने हमसे संपर्क किया है और हमारी कोशिश है कि पोलैंड के रास्ते से या अन्य रास्तों से जो भी सुगम मार्ग हैं, क्योंकि यूक्रेन में हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं, आसपास के जो राज्य हैं, दूतावास हैं, उन सभी से हम संपर्क में हैं। हमारा विदेश मंत्रालय संपर्क है, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। कल मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वापस लाया जाए, सबको लाया जाए। बहरहाल राज्य और केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं परिजन उनको सही सलामत घर पहुंचने की आस लगाए बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की वतन वापसी कैसे होती है और यूक्रेन और रूस के हालात कब तक बेहतर हो पाते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली के साथ थना आजमी की रिपोर्ट। तो रूस और यूक्रेन में वॉर, लेकिन इंतजार में परिवार। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में सीमा डोरा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में कमल कांड जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजकुमार जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह उन लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है जिनके परिवार इंतजार में हैं। सबसे पहले चलते हैं भाजपा के प्रवक्ता सीमा जी के पास में। सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तराखंड की सरकार क्या कुछ कर रही है जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी वापसी के लिए? ये बहुत इस समय कठिन समय है और मैं उन सभी जो फंसे हुए लोग हैं उनके अभिभावकों को
कहती हूँ कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और ये हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले हमारा यही धर्म है कि हम उनको बच्चों को लेकर आए और जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर में हैं लोग, अप्रॉक्स हमारे जो 20,000 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 4,000 लोग तो आ गए और 188 यानी कि 188 जो है वो उत्तराखंड के लोग हैं, जिसमें से हमारे जो संपर्क में अभी फिलहाल हमारे संपर्क में 95 लोग हैं जिन्होंने टोल फ्री नंबर पे बात करके और अपना बताया कि हमारे बच्चे इस तरीके से फंसे हुए हैं, और बच्चे भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं या वीडियोस भेज रहे हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि जो विमान भेज दिया जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत एक्शन ले लिया और उन्होंने अजीत डोभाल जी और अमित शाह जी सबने बैठ के एक मीटिंग भी करी थी राष्ट्रीय स्तर पे कि किस तरीके से हम सबसे पहले उनको लेकर आए। लेकिन क्योंकि एयरलाइन सारी ठप हो गई थी तो यही बोला गया कि अन्य रास्तों से हंगरी और पोलैंड जैसी तरीके होके, और वहां पर हमने कैंप्स भी लगवा दिए थे करके। आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो संबंध है वो रशिया से भी अच्छे हैं और यूक्रेन से भी अच्छे हैं। दोनों ही भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को, हमारे मोदी जी की बात को रखते भी हैं। और डायरेक्ट यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं जो रूस के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से करीब 25 मिनट बात करी इसी बारे में। तो हमारे बच्चों को या हमारे नागरिकों को कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमें परेशान होना पड़े। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उनसे संपर्क स्थापित करके ला सकेंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनको आश्वस्त करते हैं कि कंटिन्यू हमारा प्रयत्न जारी है और जल्द ही बहुत कुछ हो जाएगा और बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी जल्द ही बहुत कुछ होने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और लगातार जो सरकार उत्तराखंड में है वो भी यही कह रही है। हमारे साथ में कमलकांत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। कमलकांत जी, क्या लगता है कि इन परिवारों को राहत कब तक मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से बच्चे जिनके फंसे हुए उनके लिए बेहद मुश्किल ये घड़ी है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं परेशान करने वाली, सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीत रहा होगा ये तस्वीरें देखकर। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है कमलकांत जी, अपना फोन अनम्यूट करें। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात रखें। जैसे कि यूक्रेन में तमाम हमारे भारतीय हैं तो फंसे ही हैं, उत्तराखंड के तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के काफी स्टूडेंट हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जैसी जगह में हमारे काफी छात्र जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं खास तौर पे। तो आए जा सकते थे अगर देखा जाता, सरकार थोड़ा अलर्ट हो, क्योंकि परिस्थितियां काफी 10-12 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है विवाद। और अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होते तो 1-2 महीने पहले इसको लाया जा सकता था बड़ी आसानी से। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें ढीलापन रहा है। ये क्या कारण रहा है? या सरकार सोचती होगी कि ये कुछ दिनों में, जहां तक अभी को भी लगता है कि कोशिश लगातार की जा रही है, कोशिश लगातार हो रही है। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। हेमा जी, क्या लगता है कि कहीं थोड़ी सी देरी तो नहीं हो गई? क्योंकि 3 दिन हो गए हैं युद्ध शुरू हुए, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो हमला हो रहा है वो 3 दिनों, हमले का तीसरा दिन है और उसके बाद भी युद्ध जैसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वालों के लिए बेहद परेशान करने वाला ये समय और बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। क्या लगता है, क्या थोड़ी सी देरी हो गई? क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा है जो परिजन हैं ऐसे बच्चों के, वो स्थानीय विधायकों के पास जाते हैं, सांसदों के पास जाते हैं, लेकिन जो सही जवाब है, जो उनके मन को शांति दे, जो उनको संतुष्टि दे, वैसा मिल नहीं पा रहा है अभी तक। देखिए, जिस तरह से ये युद्ध की जो भयानक स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और हमारे जो भारत के 20,000 जो आंकड़ा है कि 20,000 लोग फंसे हुए हैं, कुछ वापस भी आ गए हैं। तो ऐसे में जो कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक कदम जो भारत ने उठाए हैं उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन जिस तरह से चिंता का विषय यह है कि छात्र छात्राओं का जो मानना कि जब उसके स्पष्ट हो गया था युद्ध संभव है, ऐसे में
हमारी सरकार को समय रहते ही अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। और जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 188 लोग जो उत्तराखंड के हैं जो फंसे हुए हैं, तो ये अब जो आनंद फानन में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, राज्य सरकार के पास कोई डाटा नहीं था और नहीं है, और अब जो टोल फ्री नंबर जो नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए हैं उनके द्वारा जो डाटा एकत्रित हो रहा है, उत्तराखंड के जो छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजनों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उस पर हम समय रहते इसको सुधार लेते, समय रहते उनका डाटा एकत्रित करके, जिस तरह से लगातार चल रहा था, लंबा विवाद के बाद था कि वहां पर युद्ध होना है, तो हमें समय रहते इसको संज्ञान में ले लेना चाहिए था। डाटा एकत्रित करके उन लोगों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी। अब सभी लोग जो है मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। लगातार वो बातें कर रहे हैं कि मतलब हम विदेश वहां मंत्रालय से बातचीत चल रही है, सुरक्षित वापस लाने की बातचीत चल रही है, पर अब जिस तरह से मतलब एक उसके लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं कि भाई कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अभी तो सिर्फ ये आंकड़ों की बात चल रही है कि सिर्फ 188 जो कॉल द्वारा इनको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में इनको जो है आज जो स्थिति बनी हुई है थोड़ा सा सुधारा जा सकता था अगर समय रहते इसमें हम सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे हालातों को थोड़ी पहले से ही सुधारा जा सकता था और थोड़ी राहत जो है वो परिवार वालों को दी जा सकती है। हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने हरदा को भी सुनाया किस तरह से वो सरकार से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो भी कि जल्द से जल्द जो हमारे भारत के छात्र हैं, जो भी लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उत्तराखंड के, उनको निकाला जाए। आपको क्या लगता है, पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए, या फिर जो सरकार है, क्योंकि सीएम धामी ने कहा है कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द लेकर आए, क्या लगता है कि क्या सीएम होने के नाते किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द बच्चे वापसी करें, क्योंकि परिवार वाले बेहद परेशानी में हैं। आज हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने देश में लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। पिछले 15 दिनों से यूक्रेन में भारत के राजदूत ने कह दिया था कि सारे स्टूडेंट अपने अपने घरों में जाएं। जितने भारत के नागरिक हैं तो सब लोगों ने जब वहां पे आने के लिए भारत सरकार से कहा कि हमारे टिकट बुक कर दीजिए, आम दिनों में जो टिकट 30,000 रुपए का होता था, भारत सरकार ने वहां भी मुनाफा देखा, मोदी सरकार ने वहां भी मुनाफा देखा और 70,000 में वो टिकट तय किया गया। जो लोग सक्षम थे वो लोग टिकट लेकर आ गए, मगर उनकी संख्या बहुत कम थी। आज भी 18,000 से ज्यादा छात्र हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार ने कोरोना काल में भी मौत में भी कमाई देखी और आज जो हमारे छात्र विदेशों में फंसे हैं, हमारे भारत के नागरिक विदेशों में फंसे हैं, आज वहां पर भी कमाई का रास्ता ढूंढ रही है। जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है वो 70,000 रुपए ले रही है। आज 2 दिन पहले जब पूरे भारत के कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दबाव रहा तो भारत सरकार ने ये घोषणा करी है कि हम अपने सारे छात्रों को निःशुल्क वहां पे इंडिया वापस लाएंगे, उनसे कोई किराया नहीं लेंगे, मगर कोई व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ घोषणा मात्र की गई है। हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि एक एक नागरिक को भारत में सुरक्षित लाया जाए। पहले तो आपने शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी करी है कि जो खर्चा वहां पे जाकर 1/4 में रहकर फीस देकर हो जाती है, भारत में आज वो 4 गुना फीस लगती है। एक तो आपने शिक्षा भी महंगी कर दी और पर जब वहां से वापसी लाने बच्चों को तो आप उसमें भी कमाई देख रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तरह फेल है और कहीं ना कहीं घोषणाओं की सरकार है। घोषणाएं बंदी बंद होनी चाहिए, घोषणा नहीं होनी चाहिए। छात्र हमारे नागरिक, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित सकुशल यहाँ लाया जाए। 15 तारीख की घोषणा है, 20 तारीख की घोषणा है। आज आप ये देखिए पूरे 11 दिन बाद भी हमारे छात्र वहां फंसे हुए। नाम मात्र के लिए आपने 1-2 हजार छात्रों को भारत में वापसी लाए हैं। आज आप रोमानिया के रास्ते से लाना चाह रहे हैं। जब फ्लाइट खुली थी तो भारत सरकार ने यूक्रेन का एयर स्पेस खुला था, उससे पहले अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। आज रोमानिया के रास्ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीति और जो योजना थी उसमें कहीं ना कोई खोट था और कहीं ना कहीं कमाई का रास्ता ढूंढ रहे थे कि आप 30,000 का 70,000 रुपए की आ सकते हैं। भाई जो फंस गया वो आज वहां फंसा हुआ है और झूठी हमदर्दी केंद्र सरकार जो इन छात्रों और हमारे नागरिकों के प्रति दिखा रही है, सरासर हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी कीमत पे हमारे प्रत्येक नागरिक को सकुशल यहाँ पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज वो बहुत बुरी स्थिति वहां पर है। आज खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, कपड़ों की समस्या है और कब उनपे कौन सा हमला हो जाए, कौन सी मिसाइल की जद में वो आ जाए। हमें भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे सारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित भारत आए। अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, परेशानी होती है, निश्चित रूप से इसमें मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। बिल्कुल, यानी सरकार को कई अहम कदम उठाने चाहिए। सीमा जी, सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि देरी जो वो हो गई है,
क्यों आखिर इतनी देरी हो रही है और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो दर्शक हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और किस तरह के इंतजाम सरकार की ओर से हो रहे हैं? जी देखिए, विपक्ष का तो काम है खाली दोषारोपण करना, कभी कुछ करा नहीं इन्होंने, आज तक कुछ करा होता तो लोग भी उनके बारे में कुछ कहते। लेकिन आप इतनी एक अच्छी सी बात ये है कि मैं और भी डिबेट्स में गई हूँ, तो जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनमें एक बात तो तय है, वो एक ही बात कहते हैं, दैट इज कॉमन, कि हमें मोदी सरकार पे विश्वास, हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि वो ठीक ठाक ले आएंगे। चीजें खराब जरूर होती है, सिचुएशन सीमा जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन आज मैं सुबह से ही अलग अलग वीडियोस देख रही थी जहां पर ऐसे वक्त में, अभी आपने कहा ना कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि मुझे मोदी सरकार पर भरोसा है, पेरेंट्स किसी भी सरकार पर कोई भी भरोसा इस वक्त नहीं जता पा रहे, क्योंकि जिन माँ बाप के बच्चे फंसे हुए ना, आप उनके दिल से पूछिए, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चाहते हैं, कोई भी ले आए, कहीं से भी ले आए, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चों की वापसी हो जाए। तो ऐसे में राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर वार करना, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, ये वक्त वो है नहीं। हम सिर्फ इस वक्त अपने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातचीत करें, तो हम चाहते हैं उसको लेकर आप बताइए कि सरकार क्या कुछ कर रही है। जी मैं आपको बोल तो रही थी कि हमने तो पहले भी प्रयत्न किया, लेकिन जब उनकी एयरलाइंस ठप हो गई तो हमारे विमान को वापस आना पड़ा। रही हमने घोषणा, इन्होंने ऐसे बोला घोषणा नहीं होनी चाहिए, अरे घोषणा नहीं होगी तो कैसे काम शुरू होगा, कह दिया ना, अनाउंसमेंट ही सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को बता दिया गया कि आपके बच्चों को सुरक्षित ले आया जाएगा और वो हमारी ड्यूटी है। ये पहली बात नहीं होता है, पहले भी खाली मात्र घोषणाएं हो रही हैं, अभी तक कोई योजना तैयार नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कौन सी योजना बनाई जिसके कारण प्रत्येक नागरिक सुरक्षित यहाँ पे आ सके? ठीक है, हम जवाब ले रहे हैं, हम जवाब ले रहे हैं राजकुमार जी, राजकुमार जी हम जवाब ले रहे हैं सीमा जी से। ज्यादा मैं अभी आपको इतनी दूर से बैठे हुए आप इतना बस देख लीजिए कि आपके पास विश्वास आपके प्रधानमंत्री के ऊपर वहां के दोनों राष्ट्र करते हैं, तो बस आपको ये सोच लीजिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित आ जाएंगे। अब हर चीज आपको नहीं यहाँ पे बताई जा सकती कि अंदर की क्या चल रही है, लेकिन बच्चों को सुरक्षित लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है सीमा जी, सीमा जी मैं ये कह रही हूँ कि पहली बार भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार भी ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हमारी नर्सें फंसी थी तो हम लेकर आए थे, इवन अपने देश की तो नर्सों को लाए थे, हम पाकिस्तान की नर्सों को भी लेकर आ गए थे। व्यवस्था चल रही है, जो 30,000 का टिकट 17,000 में बेचा जा रहा था, ये व्यवस्था है आपकी। 17,000 आप आएगा, सब मध्यम वर्ग के लोग वहां पे पढ़ने गए हैं। अगर उनके पास पैसा होता तो भारत में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते, उनके पास पैसा नहीं था, विदेश में सस्ती एजुकेशन मिलती है, इसलिए वो लोग वहां गए। और आपने 30,000 का टिकट जो नॉर्मल डेज में होता है 70,000 का बेच रहे हैं, ये व्यवस्था है। इसको आप बताना नहीं चाहते, हाइड करना चाहते हैं। आप कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं, हम हमारे सामने जो कुछ है हम वही आपको बता रहे हैं। ठीक है सीमा जी, सबसे पहले अपने देश पर विश्वास करना सीखिए, मुसीबत के समय साथ देना सीखिए, क्रिटिसाइज करना मत सीखिए। ठीक है बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। सारी पार्टियों को एक होकर काम करना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर खींचातानी लगी रहती है, यहाँ पर हमेशा पेट में चूड़ा घोंपते रहते हैं। आपने क्या किया, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप बताइए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपकी पार्टी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है विपक्ष का? अगर केंद्र में हमारी सरकार होती, विदेश मंत्री हमारा होता तो हमारी जिम्मेदारी होती। आप जिम्मेदार हैं इस समय, आपने जो किराया। ठीक है राजकुमार जी और सीमा जी, राजकुमार जी और सीमा जी, आज अभी हम किसी राजकुमार जी सीमा जी आज हम किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर आज हम बहस करने नहीं बैठे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ दीजिए। आज सिर्फ इस पर बातचीत हो रही कि किस तरह से अपने बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। आम आदमी पार्टी से हमारे पास में है हेमा जी, उनके पास चलते हैं। हेमा जी क्या लगता है, क्योंकि टोल फ्री नंबर भले जारी कर दिया गया है, लेकिन जानकारी ये सामने आई कि उसमें कुल 151 बच्चे जो है वो उत्तराखंड के, जिसमें सबसे ज्यादा 43 बच्चे सिर्फ और सिर्फ देहरादून के ही बताए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या ऐसे परिवार वाले जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए बेहद परेशानी का समय, टोल फ्री नंबर जारी करने भर से क्या अभी उनको राहत मिल पा रही होगी और क्या कुछ करना होगा उसके लिए? देखिए, इस समय उन परिवारों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत इस समय सभी घबराए हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड वासी यहाँ पर इस समय तर्क वितर्क हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसमें व्यस्त थी, फंसी थी, लेकिन देर से कदम उठाया। हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि पहले ही अपने देश के जो नागरिकों की सुरक्षा को हम प्राथमिकता देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, हमारे देश के नागरिक, हमारे उत्तराखंड के भी, तो उनको जल्द से जल्द सरकार वापस लेके आए
और सिर्फ खाली हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये सांत्वना दी जाए, हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। तो हमें ठीक है, यानी सिर्फ सांत्वना से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ न कुछ अब एक्शन जो है वो भी हेमा जी चाहती है। कमलकांत जी के पास चलते हैं। कमलकांत जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी सीमा जी ने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी तैयारी है उसको लेकर पूरा काम किया जाए, टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया। आपसे जवाब लेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको कि क्या कुछ और खास होना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको वापस लाया जा सके और जो परिवार इंतजार में है उनके इंतजार को खत्म किया जाए। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में। और आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन का वॉर, लेकिन इंतजार में परिवार को लेकर। हमारे साथ में मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। कमलकांत जी के पास चलते हैं, यूकेडी से हमारे साथ में। कमलकांत जी, आपको क्या लगता है, 3 दिन हो चुके हैं जब युद्ध जैसे हालात हमें नजर आ रहे हैं, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही, क्या लगता है कि क्या कुछ करना चाहिए सरकार को उत्तराखंड की, ताकि और जल्दी वहां के बच्चों को, वहां पर बंकरों में, मेट्रो स्टेशन में, अंडरग्राउंड मकानों में छिपने को मजबूर हो गए हैं, क्या करना चाहिए जो जल्दी से उनकी घर वापसी हो सके? और रशिया का विवाद काफी दिनों से टीवी के माध्यम से आपको सबको पता चल रहा था, पता था सरकार को कि अगर ये विवाद इतना बढ़ रहा है, हालांकि हमारा उससे मैत्री संबंध है, घनिष्ठ संबंध है और यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है, तो सरकार को पहले ही 3 महीने पहले अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर अलर्ट हो जाती, पहले से ही रेस्क्यू किया जा सकता था। इतना अगर परेशानी पहले किया जाता तो ये परेशानी उत्पन्न नहीं होती। हमने देखा कि पहले भी कोरोना काल में भी ऐसा ही कोई संकट रहा है, हालांकि सरकार ने फिर उनको पूरी तरह से रेस्क्यू किया है और हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी से वो रेस्क्यू होकर आ जाए, क्योंकि ये लोग सब ज्यादातर मेडिकल के छात्र होते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। अगर ये जल्दी से आ जाते, पहले से आ जाते तो ज्यादा बेटर रहता, आज उनके पेरेंट्स इतना परेशान नहीं होते। लेकिन आज जिस परिस्थिति में है तो थोड़ा सा गंभीर विषय तो है ही कि अगर कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। हम चाहेंगे सकुशल पूर्वक आ जाए, घर में सकुशल रहें और इससे हमारे जितने भी, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, सभी को सकुशल आ जाना चाहिए, तभी हमको शांति होगी। ठीक है, यानी बेसिकली कुछ ना कुछ कदम पहले से उठाए जाने चाहिए थे। सीमा जी, अभी सुना आपने कमलकांत जी को। कमलकांत जी का कहना है कि जब पहले से इस तरह के हालात नजर आ रहे थे, हम भले ही आतंकमंद दोनों देशों से हमारे हैं, लेकिन हमको सोचना चाहिए था एक राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से कि किस तरह से अपनों की सुरक्षा हमें करनी है। अच्छा ठीक है, अभी तक जो नहीं हो पाया, अब हम उस पर नहीं बातचीत करेंगे कि क्या नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि कुछ फ्लाइट्स जानी भी लगी हैं, बच्चे जो हैं वो वापसी के लिए वहां से आ भी रहे हैं, उत्तराखंड के बच्चों की वापसी कब तक हो रही, क्या फ्लाइट्स, क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं, कब फ्लाइट्स यहां से जाएंगी? जी, जैसे कि मैंने कहा कि 95 बच्चे हमारे संपर्क में हैं और फ्लाइट्स भी अब शुरू हो ही रही हैं और हम दूसरे रास्ते भी, जैसे पोलैंड और हंगरी के रास्ते से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। तो उत्तराखंड के बच्चे भी उन्हीं में ही हैं। जैसे मैंने कहा था कि 20,000 में से 4,000 को तो हम पहले ले आए थे। सर कह रहे थे कि अगर हम ये बात पहले कर लेते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप एक बात सोचिए सर कि अभी दैट वाज नॉट फाइनल एट ऑल। और जो बच्चा इतनी दूर पढ़ाई को करने गया है, किन्होंने लोन ले रखा है, किन्होंने मिडिल क्लास है, ऐसे बच्चों को अगर हम लोग ना लड़ाई होती तब कैसे कह देते उनको, तो उन्होंने भी, किसी ने नहीं कहा कि हमें वापस आना है।
और इस तरीके के बच्चों को भी ये लगता है कि नहीं हुई तो, और हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से भी ये पूरी कोशिश हो रही थी कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए। अंतिम समय तक मोदी जी का ये पूरा प्रयत्न रहा कि इस युद्ध को रोक ले, लेकिन जब नहीं रोक पाया तब ऐसा लगा कि हाँ अब जरूरी है बच्चों को लेकर आना, क्योंकि अटैक बहुत सडन करा उन्होंने एक ही दिन में। लेकिन उससे पहले सिर्फ बातचीत चल रही थी और मोदी जी के भी थ्रू बातचीत चल रही थी कि हम इसको रोक ले। लेकिन फिर मैं ये बात कह रही हूँ कि जो हो गया हम उसको वापस नहीं कर सकते किसी चीज को। लेकिन आज की ये बात है कि आपके देश को और आपके प्रधानमंत्री को बहुत रिस्पेक्ट है और बच्चों को भी पता है कि हमको सुरक्षित ले लिया जाएगा। और इस तरह के बच्चे हमारे बहुत निडर हैं। जो भी वीडियो उन्होंने भेजे उससे उनको पता है कि ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो फेस कर रहे हैं। और उनको अगर वो हमें सुन सकते हैं तो उनको वहीं बैठे कह रही हूँ कि बच्चों बहुत ही जितने निडरता से तुमने अभी तक काम किया है वैसे ही रहना, और आपको बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा। एक एक बच्चा हमारे देश के लिए सुरक्षित है। पिलर्स है आप हमारे भारतवर्ष का। और ठीक सब है, बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आपने किया है, नो डाउट उन माँ बाप का भी, उन पेरेंट्स का भी जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों का भी। लेकिन सीमा जी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं वहां पर बच्चों के पास कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां पर खाना उनके पास नहीं है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, और बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स से ये तक कह दिया है कि हम आपसे संपर्क भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब बिजली कब आएगी ये भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में क्या उन सारे बच्चों से संपर्क साधा जा सकेगा जो वहां पर हैं? मान लीजिए बहुत से लोगों के जो कनेक्शंस नहीं हो पाएंगे फोन के थ्रू, तो उन तक कैसे पहुंचेगी सरकार भारत की? क्या इसको लेकर कोई रणनीति सरकार की ओर से तैयार की गई है? रणनीति यही है कि हम लोग उनको कैंप्स वगैरह जैसे रिकॉग्नाइज तो कर लिया गया था कि बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनको संपर्क स्थापित करके उनको ले लिया जाएगा। क्योंकि कनेक्टिविटी तो पता है कि जब एक बार बमबारी हो गई तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी और सारी कनेक्टिविटी हट जाएगी। तो जहां जहां से अब तक चल रही थी वो भी नहीं रहेगी कुछ समय बाद। लेकिन अंदर से ये सब प्लानिंग करके ही इतनी बात करी गई है और बच्चों को सुरक्षित ले आएंगे। तो फिर आपसे कह रही हूँ समय लगेगा, कुछ जल्दी आएंगे, हमें थोड़ी देर बाद आएंगे। और देखिए इतनी बड़ी वॉर है तो उसमें सबको संयम तो रखना पड़ेगा। और मैं यही कहती हूँ अपने सारे पार्टियों को, जितने भी हमारे विपक्ष में इस समय राजनीति छोड़ के ईश्वर से भी प्रार्थना करें, बिल्कुल और साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल हेमा जी, हम भी यही कह रहे हैं कि आज हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। सीमा जी, आज हम भी किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो माहौल बना हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, जो भी भारतीय फंसे हुए हैं, वो सही सुरक्षा के साथ में वापसी कर ले। हेमा जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी होती तो ऐसे समय पर किस तरह की रणनीति अपनाती ताकि जल्द से जल्द, अगर हम आज की बात करें तो लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे, तस्वीरें सामने आ रही जो पर आने वाली है, और अभी भी वक्त जो है वो लग सकता है सारे बच्चों की वापसी में, क्या लगता है किस तरह के कदम उठाती है आम आदमी पार्टी? देखिए, जिस तरह से युद्ध के जो दूसरे दिन तो टोल फ्री नंबर जारी किया, तो ये पहले हो जाना चाहिए था। इसमें जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही देरी से उठाया गया है, और जो आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम है, अभी जिन लोगों से संपर्क हो पा रहा है उन्हीं की बात अभी सीमा जी ने बताई है, पर जिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, वहाँ इंटरनेट की सेवाएं बंद है, वहाँ पर और उनका जो जिन लोगों से यहाँ से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे पता ही नहीं चल पा रहा वो किस हालत में है, किस जगह में है। तो ये बहुत देरी की गई है कदम उठाने में, और अभी तक भी आंकड़ों का पूरा पता नहीं चल पा रहा है। और टोल फ्री नंबर कल जारी हुआ है उत्तराखंड के लिए, उसमें अभी पूरी तरह से पूरा आंकड़ा नहीं है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सबसे पहले आंकड़ा इकट्ठा करके कि हमारे कितने लोग किस हालात में हैं, उनका आंकड़ा सुनिश्चित करे सरकार। और हमारे मतलब आम आदमी पार्टी के लिए आपने पूछा है कि आम आदमी पार्टी होती तो क्या करती, तो हमारा ध्यान उस समय फिर चुनाव में ना होता, 5 राज्यों के चुनाव में ना होकर लगातार रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन जी हैं उनके तेवरों से स्पष्ट हो रहा था कि उन्होंने हमला करना है, युद्ध संभव है। तो समय रहते ही हमें अब कदम उठाने चाहिए थे, और हम होते तो समय रहते इस पे कदम उठाते। ठीक है, यानी आपको भी लगता है थोड़ी सी देरी हो गई है। ठीक है, राजकुमार जी आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हरता लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की वापसी हो। अभी सीमा जी कह रही थी कि हम पूरी कोशिश करें, हर एक तरह के इंतजाम करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे उन परिवारों से, क्या लगता है उनको किस तरह से ढांढस बंधाना चाहेंगे जिनके बच्चे फंसे हुए हैं? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त अधिकारी वहां यूक्रेन में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहे,
अभी तक टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। हाँ, वास्तव में यूक्रेन में भारतीय दूतावास का जो हमारा अधिकारी है उसने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ सबसे संपर्क करने की कोशिश करी, मगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई पर्याप्त ऐसा कदम नहीं उठाया गया। वहां पे अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार होती, निश्चित रूप से एक अतिरिक्त अधिकारी, विदेश सचिव स्तर का कोई अधिकारी वहां नियुक्त किया जाता और सबकी मॉनिटरिंग करता। जितने बच्चे अपने टोल फ्री नंबर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, वहां पे नेट की प्रॉब्लम है, वहां कॉल की प्रॉब्लम है, अब अटैक हो चुका है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो किसी तरह से वहां पे यूक्रेन और रशिया सरकार से बात करके बीच का रास्ता निकाला जाए कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित हमारे देश तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है इस समय, क्योंकि समय रहते हुए हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। मगर जो बात अब चली गई, वर्तमान में हमारे बच्चे वहां फंस चुके हैं, जो केंद्र सरकार की घोर लापरवाही है। मगर इस समय उनको ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले कि रशिया से और यूक्रेन से बात की जाए कि कोई ऐसा सेफ पैसेज दिया जाए हमको, जहां से हम अपने बच्चों को निकाल सकें। ठीक है, यानी उम्मीद आप अभी भी लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं वो वापसी कर सकेंगे, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि परिजन अपने जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए जो बेताब नजर आ रहे हैं वो जल्द से जल्द उनकी ये बेताबी दूर हो, उनका ये इंतजार खत्म हो, क्योंकि जिस तरह से परिवार वालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम सबको परेशान कर रही हैं। हमने देखा है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो बंकरों में, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वहां पर सहारा लिए हुए हैं। तो ये तस्वीरें कमलकांत जी, आप बताइए कमलकांत जी, ऐसी तस्वीरें परेशान तो करती है ना, और खासतौर पर हम एक दर्शक होने के नाते तस्वीरें देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से दर्द का अंदाजा लगा पाते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे होंगे आप उनके दिल से पूछिए। मेरे से पूछा जी कमलकांत जी। जी देखिए, जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं आपकी जो छात्र हैं परेशान हैं, तो खास तौर खाने की परेशानी हो रही है। अब वो सबवे के नीचे रह रहे हैं, काफी या बेसमेंट में रह रहे हैं, इस तरह की जगह रह रहे हैं, उस तरह की परेशानी हो रही है। और कई क्या कहते हैं छात्र हैं जो बता रहे हैं कि हम रात को सोए नहीं है, 2 दिन से रात भर के रहते हैं, क्योंकि हमें रात को ज्यादा डर रहता है, दिन में फिर भी ठीक रहता है, और खाने की समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। तो काफी जो स्टूडेंट हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर सरकार 2 महीने पहले इनको रेस्क्यू कर सकती थी, अगर सरकार ने रेस्क्यू कर देती तो इतनी पैसा नहीं होती। और जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि सरकार सोच रही थी कि ये यूक्रेन और रूस का विवाद समाप्त हो जाएगा और वहीं पर छात्रों को रहने दिया जाए ताकि वो उनको कोई असुविधा ना हो, और उन असुविधाओं को देखते हुए उसमें सरकार थोड़ा सा फेलियर रही है। अगर वो सरकार उनको रेस्क्यू कर लेती तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है सीमा जी, हर एक पार्टी का जो भी प्रवक्ता है वो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी जरूर कर दी है सरकार ने। अगर सरकार थोड़ी सी पहल करती तो जिस दिन से पहले दिन से ही तस्वीरें हमले की सामने आई थी उसके बाद से ही तुरंत एक्शन जो है वो लिया जा सकता था, जबकि देरी हो गई। आज तीसरा दिन है, अभी भी उत्तराखंड में बच्चों की वापसी नहीं हो पा रही है। तो आप मानती हैं इस बात को कि देरी हुई है सरकार से? अगर भले 3 महीने पहले जब से अंदेशा, अभी कमलकांत जी कहते उस वक्त से नहीं हो सकता था, लेकिन हमला जब से होना शुरू हुआ उसके बाद से तो जल्दबाजी की जा सकती थी ना सरकार की ओर से। डिस्टर्बेंस क्यों इतना ज्यादा? मैं ये कहती कि शायद इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। 10 टीमें ऑलरेडी हमने रवाना कर दी थी, इसीलिए 10 टीमें बनाई थी केंद्र सरकार ने और रवाना कर दी थी कि जहां जहां से आपको लगे कि बच्चों को कैंप्स में लाकर और शरण एक बार देकर और वहां से बच्चों को लाया जाए, तो ऑलरेडी काम किया जा चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और ये बात टोटली मेंशन थी न्यूज़पेपर्स में भी और बताया भी जा चुका था। तो हमें नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई चूक हुई है या आगे चूक होगी। ठीक है सीमा जी, जो परिवारी जन आपसे संपर्क करते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं कि उनका बच्चा इस जगह पर फंसा है, मैं जानना चाहती हूँ उसका क्या प्रोसीजर, आप किस तरह से उनको समझाते हैं, क्या कुछ जवाब उन परिवार वालों को दिया जाता है जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं? मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, पता नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सीमा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सीमा जी, क्या आप तक हमारी आवाज अब पहुंच रही है?
ठीक है सीमा जी, हमें सुन नहीं पा रही हैं, हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस से हमारे साथ में राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या आप कह रहे हैं लगातार सरकार ने देरी की है, लेकिन उन लोगों के लिए किस तरह के इंतजामात होने चाहिए, उन परिवार वालों के लिए टोल फ्री नंबर्स जो हैं, जो ऑफिस बनाए गए हैं, नोडल अधिकारी जो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी एक कम्युनिकेशन गैप जो छात्रों के साथ हो गया है उनको पूरा करना चाहिए। और 60,000 आ गया है और 16,000 ज़्यादा लोग हैं, सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी कमी है उसको दूर किया जाए और जो भारत सरकार है क्लोज मॉनिटरिंग करेगी तो शायद पॉसिबल हो पाएगा। आज बहुत बड़ी जो इसमें बड़ा योगदान होना है वो केंद्र के द्वारा होना है। केंद्र सरकार अगर यूक्रेन और रसिया से बात करे तो निश्चित रूप से उससे पैसे हमको मिल सकता है और जो बच्चे जहां फंस गए हैं वहां ठीक है संपर्क किया जाए और सबको सुरक्षित भारत लाया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। सीमा जी, क्या आप तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है? जी जी जी। कंटिन्यू हम लोग यूक्रेन और रशिया के संपर्क में हैं। हमारे जो मोदी जी ने पहले ही उनको कैबिनेट के जितने भी हमारे सलाहकार थे और हमारे अजीत डोभाल, उनसे सबसे पहले ही बोल दिया गया है कि लगातार आप यूक्रेन और रशिया के संपर्क में रह के जो हो सकता है जल्द से जल्द बच्चों के लिए करें। तो वो हमारी कंटिन्यू हमारी सर्विसेज जो है वो ओपन है। तो आप ये मत सोचे कि हमारी तरफ से कोई ढील हो रही है। चुनाव हो रहे हैं दूसरी जगह, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मोदी जी ने उसी रात मीटिंग कर ली थी, मोदी जी ने उसी रात पुतिन जी से बात कर ली थी। तो हमको नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई ढील है। चुनाव ठीक है सीमा जी कराने के लिए, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है वो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश के प्रति, हमारे नौजवानों के प्रति, हमारे लोगों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। ठीक है सीमा जी, मेरा अगला सवाल ये था कि मैंने भी पूछा ना कि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए उनके जब परिजन सरकार से संपर्क करते हैं तो वो इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि जल्द से जल्द बस किसी भी तरह से किसी फ्लाइट से हमारा बच्चा वापसी कर ले। तो उनको किस तरह का आश्वासन दिया जाता है? क्या उनसे डिटेल्स ली जाती हैं? किस तरह से सरकार जो है वो उनको समझाती है? उसका क्या प्रोसीजर है, आप वो बताइए हमें। जैसे हमने यूके में भी और जगह भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दी गए, उसके उनके नंबर्स बाकायदा जारी करे हुए। हमारे जो अशोक जी हैं और रेणुका जी हैं, जो उनके नंबर्स है तो वो डायरेक्ट दे आर इन कांटेक्ट। वो लोग बात कर लेते हैं आपस में और बता देते हैं उनको कि ये है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको हाई अथॉरिटी या अजीत जी डायरेक्ट तो बात करेंगे नहीं, लेकिन वो जो अजीत जी से बात करते हो वो उनसे बात करते हो और इस तरीके से कांटेक्ट हो जाता है। तो जैसे बच्चे 95 बच्चों के कांटेक्ट में, अगर एक दिन में 95 बच्चों का संपर्क हम तक आ गया है तो 2-3 दिन में सभी को सब कुछ हो जाएगा ना। 2-3 दिन में संपर्क तो हो जाएगा, लेकिन वापसी कब तक होगी? क्या इसको लेकर कोई आंकड़ा देंगे? कितने दिनों में वापसी होगी? फ्लाइट्स में आखिर देरी क्यों हो रही है? उत्तराखंड सरकार भी तो फ्लाइट्स भेज सकती है ना फटाफट से। फ्लाइट्स में क्योंकि वो सारा एयर कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए फिर दूसरा रास्ता सोचा गया कि पोलैंड की या हंगरी और दूसरे रास्तों से हम लेकर आए। वहाँ कैंप्स भी लगाया गया कि यहाँ पर पहले ही बच्चे आ जाए और फिर यहाँ से लेकर जाए जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ की तो खत्म हो गया था। उन्होंने सबसे पहला काम ही, जब कहीं युद्ध होता है तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि ठीक है, यानी कनेक्टिविटी को तोड़ा गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की वापसी में ज्यादा वक्त लग रहा है और इसी के चलते जो परिवार वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हेमा जी, आपको क्या लगता है कि अभी सीमा जी कहने की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इसको खत्म कर दिया गया, जिसके चलते वहां से पूरी तरह से जो फ्लाइट्स हैं उनको उतारने में थोड़ी सी समस्या हो रही है? हालांकि आज मेरे सामने आई है जहां पर कुछ फ्लाइट्स हमारी ओर से भेजी गई हैं, बच्चों को वापस बुलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार को और तेजी से नहीं काम करना चाहिए, ताकि जहां भारत सरकार एक और सभी पर ध्यान दे रही है, लेकिन उत्तराखंड का भी ये बनता है कि 155 जो बच्चे, जो 151 नाम अब तक सामने आए हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट में हमने दिखाया है। तो उन बच्चों के लिए क्या लगता है, स्पेशल कुछ करना चाहिए उत्तराखंड की सरकार को? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब ये हाथ पैर पटक रहे हैं, तो जब परिजन इनसे संपर्क कर रहे हैं, दुखी होके बहुत परिजन जब मुख्यमंत्री जी से संपर्क कर रहे हैं, तब जाके हाथ पांव मार के ये आंकड़े इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। अगर ये पहले किया होता इन्होंने और वहां से डायरेक्ट ये बात करके, क्योंकि देखिए लगातार जो विवाद चल रहा था उससे बिल्कुल साफ जाहिर था कि युद्ध होना है और ये युद्ध बड़ा रूप भी, भयानक रूप भी ले सकता है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों का आंकड़ा अब ये कल से ही कलेक्ट होना शुरू हुआ है, तो इससे पहले भी किया जा सकता था।
और ताकि हमारे लोगों का आंकड़ा आता और हम ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी वहां बात करते और अपने लोगों को सुरक्षित होने की ठीक है, यानी पहले भी किया जा सकता था। ठीक है, कमलकांत जी आप बताइए। देर किया है इन्होंने, जब इनके फोन आने लगे परिजनों के और इनके तब जाके हमारे जो मुख्यमंत्री जी जागे हैं और अब ये काम पे लगे हैं, तो बहुत ज्यादा देर किया इन्होंने। ठीक है, यानी देरी का आरोप आप लगा रही हैं। कमलकांत जी आप बताइए, क्योंकि अभी सीमा जी ने कहा कि हम एयरबेस के थ्रू अगर नहीं ला सकते, वहां पर एयरबेस नष्ट कर दिए गए, तो हम दूसरे रास्ते अपना रहे हैं, चाहे पोलैंड हो या फिर हंगरी हो, वहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है इसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा? जब हम बहुत जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे तब भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में क्या और ज्यादा इंतजाम करने चाहिए? जब बच्चे पोलैंड पहुंचेंगे तो वहां पर भी अभी सीमा जी कह रही कैंपिंग की गई है, कैंप लगा दिए गए ताकि बच्चे वहां पर स्टे कर सके, लेकिन परिवार वालों को राहत इससे नहीं मिलेगी। परिवार वाले तभी राहत में पहुंचेंगे, तभी उनको राहत की सांस आएगी जब उनका बच्चा घर पहुंच जाएगा। तो क्या लगता है कि क्या परिवार वालों से उन बच्चों का संपर्क हो सके, इस तरह के भी कुछ इंतजाम होने चाहिए? देखिए, जो ये विवाद चल रहा है, ये 2-3 महीने पहले ही रेस्क्यू किया जा सकता था। अगर हम 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले रेस्क्यू कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब ये रेस्क्यू किया जा रहा है, वो हमारे एक मतलब रेस्क्यू में कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट समय है। इस समय बड़ी शांति बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ये रेस्क्यू इस समय, क्योंकि गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें चलती हैं, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। रेस्क्यू तो रेस्क्यू है, रेस्क्यू का मतलब एक खतरा है होता है, सीधी बात है। लेकिन जो अगर हम पहले जो कर लेते, उससे पहले 1 महीने पहले अगर हम रेस्क्यू कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। उसमें ये होता था कि सभी सकुशल हो जाते। ये इतना डेंजर है कि अब मिसाइलें चल रही हैं, कोई आपको ना तो वो कोई भी देश वो नहीं देगा कि आप कुछ रेस्क्यू कर रहे हैं और बड़ा सुरक्षित तरीके से निकल रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे दुआ करेंगे कि सब सकुशल पूरी तरह से कुशल तरह से वो रेस्क्यू हो जाएंगे और सब अपने घर पहुंचेंगे, सभी छात्र। ठीक है, यानी रेस्क्यू जो है वो पहले सरकार को किया जाना चाहिए था, आप लगातार यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जी है। राजकुमार जी आप बताइए, क्या क्योंकि जो दूसरा रास्ता सीमा जी ने बताया कि इस रास्ते से हम बच्चों को वापसी के जो इंतजाम हैं वो कर रहे हैं, वहां पर भी क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए? क्योंकि अभी वक्त लग सकता है बच्चों को, जिस तरह से बता रही है सीमा जी, वापस लाने में। तो ऐसे में परिवार वाले भी पैनिक ना हो, क्योंकि अगर वो पैनिक होंगे तो कहीं ना कहीं उसका भी असर सरकार पर ही पड़ेगा, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड सरकार से ही वो लगातार गुहार करेंगे, मांग करेंगे। तो ऐसे में क्या इंतजाम करने चाहिए कि कनेक्शन जो है परिवार वालों का और बच्चों का वो बना रहे, भले ही आने में थोड़ी सी जो देरी हो रही है उसको और जल्दी किया जाए? एक्चुअली उत्तराखंड सरकार तो पूरी तरह से फेल हुई है। उत्तराखंड सरकार का इसमें कोई भी ऐसा योगदान नहीं रहा कि विदेश से हमारे नागरिकों को लाने में अपना ना सहयोग रहा हो। जब बच्चे रो रहे थे, उनके पेरेंट्स रो रहे थे, तब इनको लगा कि हम लोगों के बीच में आगे कुछ अपना नाम कमाना चाहिए, तो उस स्थिति में बहुत देर हो चुकी तब तक। आज आप देखिए, गल्फ कंट्रीज, कतर है, यूएई है, दुबई है, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से इंडिया में हमारे नागरिक पहुंचे हैं 22 तारीख को, 24 तारीख को, और उससे पहले भी आए। मगर भारत सरकार उस समय लिमिटेड फ्लाइट भेज रही थी और 30,000 का टिकट 70 में दे रही थी। आज जब पूरे देश की तरफ दबाव हुआ और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपना आपको बहुत बड़ी महाशक्ति बताता है, डिफेम होने लगा, तब जाकर कई केंद्र सरकार ने कहा हम अपने समस्त नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो लाएंगे कहा ना, नहीं लाए आप ला के दिखाइए। आपको 16,000 से ज्यादा नागरिकों को देश में लाना है। आज आप कितनी फ्लाइट भेज रहे हैं बताइए? आपके डाटा है? आपके पास लिमिटेड फ्लाइट्स भेज रहे हैं। आपको ये कोशिश करनी चाहिए, विशेष फ्लाइट्स यहाँ पे स्पेशल फ्लाइट्स विमान भेजनी चाहिए, और अब चाहे उसमें एयरफोर्स का भी यूज करना चाहिए अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। इस समय कमाई का ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि जो हमारे नागरिक है, जिनके कारण हमारा नाम होता है, देश में सम्मान होता है, उनको किस तरह सुरक्षित अपने देश में हम ला सके, उनको किस तरह से बचा सके। हमारे भाई कमलकांत जी ने बहुत अच्छी बात करी, ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे सारे बच्चे सेफ और हमारे सारे नागरिक वापस अपने हिंदुस्तान में आ जाएं। आज वो परेशानी के 2-4 दिन निश्चित रूप से बीत रहे होंगे कठिनाई में, क्योंकि कहीं ना केंद्र सरकार ने घोर लापरवाही करी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव में व्यस्त होने के कारण इन्होंने अपनी विदेश नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 दिनों से वर्ल्ड वार की तरफ रोज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया कह रहे युद्ध होगा, यूक्रेन पे हमला होगा, हम पे इनपुट आ रखा है। इसके बावजूद हमारी सरकार के द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। आज हम सबको जरूरत है कि हम लोग हंगरी, रोमानिया, आप ये देखिए हजारों की संख्या में रोमानिया के रास्ते से पैदल चल के लोग वहां बॉर्डर रोमानिया को पार कर रहे हैं।
पैदल, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था है और सबको एक साथ लाना संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को बहुत अपनी सूझबूझ के साथ वहां पे फ्लाइट्स भेजनी पड़ेंगी और कोशिश करनी चाहिए कि 2 दिन के अंदर हमारा प्रत्येक नागरिक वापस हिंदुस्तान सुरक्षित आ जाए। यानी 2 दिनों के भीतर आप चाहते हैं कि सरकार को इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि सभी को लाया जा सके। सीमा जी के पास चलेंगे। सीमा जी, फिर से आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, कितना वक्त लगेगा? मैं भी चाहती हूँ इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं नहीं चाहती हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग, आपके ही उत्तराखंड की जनता, भारत की जनता चाहती है कि और कितना वक्त सरकार लेगी उन बच्चों को वापसी में और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी वापसी में। पूरी कोशिश है जल्द से जल्द, मतलब बहुत जल्दी। आप 2-3 दिन बहुत कुछ अंतर दिखेगा आपको, क्योंकि चीजें खराब होना बहुत आसान होता है, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार एक सच जाए कि इस तरीके से होगा तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। यानी अभी तक रास्ता भी सीमा जी साफ नहीं हो पाया कि किस रास्ते से आप बच्चों को लेकर आएंगे। क्या जिन देशों से आप लेकर आने की बात कर रही हैं, क्या उन देशों से बातचीत फाइनल हो गई है कि हाँ वो हमें एंट्री दे रहे हैं इस तरह से? नहीं, बिल्कुल फाइनल होके ही हमने वहाँ कैंप लगाया, ऐसे थोड़ी ना कैंप लगाए थे। कैंप लगा दिए हमने, टीमें भेज दी हैं और बच्चे आ जाएंगे जैसे जैसे कनेक्टिविटी। क्या डाटा है आपके पास, कितने कैंप लगाए हैं भारत सरकार ने, आपकी पार्टी ने? हमने 10 टीमें भेजी है, आपके पास डाटा भेजी है और हमने वहाँ पर कैंप लगा। बेटा तो बताइए, कितने स्टूडेंट, हमारे कितने नागरिक वहाँ पर आपके कैंप में जो एनरोल हो चुके हैं अभी तक? वो मैं आपको बता दूंगी बात। राइट नाउ आई डोंट हैव कोई डाटा नहीं है अभी भारत सरकार के पास, और चीजें खराब होने में टाइम लगता है। 15 दिन का टाइम मिला, चीजें बहुत ज्यादा खराब करी भारत सरकार ने। आज जरूरत है हंगरी पोलैंड माध्यम से, जहां पैदल लोग चल के आ रहे हैं वहीं से ही कैंप लगे और वहीं से ही बच्चे आएंगे और आना शुरू भी हो गए। इसलिए आप लोगों को इस समय पेरेंट्स को जो है उनको धैर्य जताने की जरूरत है। इस समय इस तरह की बातें करके उनको हतोत्साहित मत करिए, हतोत्साहित मत करिए। आप उनको धैर्य बताइए, इस समय वो सुन रहे होंगे आपको। ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। हम लोग एक है, मुट्ठी बन गए, भारतवर्ष है, भारतवर्ष। आज जरूरत है अपने सुरक्षित अपने नागरिकों को यहाँ वापस लाने की। जी, उस समय आपकी जरूरत है। आज आप लोगों के साथ की भी क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। मेरे मोदी जी की, पुतिन जी से बात हो गई है। हमारे बच्चे कब आएंगे ये बताइए ना आप, एक टाइम दीजिए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। 280 मैंने आपको बताया ना, 2-3 दिन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि जो बच्चों के हित में, और बहुत जल्दी बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। मैं तो यही कह सकती हूँ ना। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं सीमा जी। सीमा जी, हम भी कि सब कुछ सडन नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि भारत सरकार अगर चुप बैठी हो तो आप बोली ना निरंतर काम हो रहा है और नहीं। लेकिन सीमा जी अब भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। सीमा जी भारत सरकार चुप नहीं बैठी है, भारत सरकार ने काम करना शुरू किया। लेकिन सवाल यही है सीमा जी सुनिए, भारत सरकार चुप नहीं बैठी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने थोड़ी सी देरी कर दी। जब पहले दिन ही हमले की खबर सामने आई थी और इतनी भयावह तस्वीर सामने आई थी, रॉकेट और मिसाइल के माध्यम से हमले हो रहे थे, भारत सरकार को तभी एक्टिव हो जाना चाहिए था। भारत सरकार को तभी आंकड़े निकाल लेने चाहिए थे और फ्लाइट्स कहां से भेजनी है, कैसे भेजनी है, इसकी तैयारी भी तभी कर लेनी चाहिए थी। बस यहां पर थोड़ी सी कमी रह गई। खैर, हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो, जल्द से जल्द बच्चों की वापसी हो और उन परिवार वालों को राहत मिले जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम इसी पर बातचीत कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन में वॉर, लेकिन इंतजार में परिवार, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन परिवार वालों का इंतजार खत्म हो और लोग अपने बच्चों से मुखातिब हो सके, उनसे मुलाकात कर सके। आज देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।